Hello students, today we will start a new topic Coulomb's law. When we rub two objects, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो रब करने के कारण में कैसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसके कारण में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आपको बताया भी गया था कि हम जब हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं तो ये कहा जाता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके चार्ज्ड हो गए हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन आपको बताई गई और आपको क्लियर हो भी गई होगी। तो अब आप देखिए कि जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट आप एक साथ लेते हैं तो वे या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर वे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में कहीं ना कोई फोर्स वर्क करता है। अब हम इस लेक्चर में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनके बीच में फोर्स काम करता है उस फोर्स का अमाउंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो कुलाम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उस फोर्स के कुछ रिलेशन फाइंड किए, कुछ डिपेंडेंसी फाइंड किए और उसके बेस पर एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं कुलाम्स लॉ। तो आइए चलते हैं कुलाम्स लॉ पे और ये मानकर चलिए कि ये जो फॉर्मूला है आप इस यूनिट का और आगे के काफ़ी यूनिट्स का आपका बेस होगा। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम आगे के सभी आर्टिकल्स को ड्राइव करेंगे। तो ये आपका फंडामेंटल टूल है, बेसिक टर्म है जिसे आपको स्टडी करना है क्लियरली। तो देखिए कुलाम्स लॉ क्या है आपका। तो सबसे से पहले चलते हैं कुलोम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुलाम्स लॉ क्या है। तो कुलाम्स लॉ में जानकारी देता है किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा इसमें कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सिंपलेस्ट टर्म को स्टडी करते हैं जिससे कि हमें मैथमेटिक्स ईजी हमारी मैथमेटिक्स इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट रखते हैं, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट रखते हैं। पॉइंट चार्जेस मीन्स कि जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका साइज आपके जिन पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं उनके बीच के सेपरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ऐसे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे और स्टार्स के बीच के सेपरेशन के रेस्पेक्ट में स्टार्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम स्टार्स का साइज हमें नेग्लिजिबल नज़र आता है विद रेस्पेक्ट टू सन। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस वे, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स की, और आपको पता होगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और सभी वेक्टर क्वांटिटीज के पास मेनली 2 थिंग्स होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स acting between 2 point charges q1 and q2 is directly proportional to the product
of that charges and inversely proportional to the square of the separation between them। ठीक है, ये तो बात हुई उसके मैग्नीट्यूड की। जो मैग्नीट्यूड है आपके फोर्स का वो उन चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा, डिस्टेंस होगी, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल होगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, देखिए आपके पास मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है और आपने इन्हें रब किया, रब करने के बाद एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो इनकी लाइन जो इनके क्या होगा, अलोंग होगा। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स is always directed along the line joining that charges। okay, suppose q1 and q2 are two charges which is placed at point A and B in any medium at the separation small r। okay, तो that is F is directly proportional to q1 q2। this is relation first, F is directly proportional to 1 upon r square। this is relation second, from first and second relation। okay, F will be directly proportional to q1 and q2 divided by r square। देखिए जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। सपोज दिस कांस्टेंट इज स्मॉल k, देन F इक्वल्स टू स्मॉल k, ओके, दिस स्मॉल k q1 q2 divided by r square। okay, this is the required expression for the electric force acting between two point charges। okay, sorry, where k is any proportionality constant, okay, which is known as Coulomb constant। okay, Coulomb's proportionality कांस्टेंट। ओके, अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कांस्टेंट के लिए है। तो ये जो कांस्टेंट आपका है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जो है आपकी टू थिंग्स पर डिपेंड करती है मेनली। ओके,
the value the value sorry uh, कर दी। now the value of k depends on two things। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजों पर ये निर्भर करता है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिए। नाउ फर्स्ट थिंग इज the value of k depends upon on unit system। Okay, and second thing is medium between the point charges। Okay, in case of gravitational force, the gravitational constant capital G does not depend on the medium between them. So the constant G is known as universal constant, but here constant K depends also on the medium between the point charges. So the value of electric force for same charges and for same separation but in different mediums will be different. Okay, so this constant is not a universal constant. Now for SI unit system there are two special cases. Case first, if the medium between the if the point charges are placed in vacuum or फ्री स्पेस, और एयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली आपका ट्रू होता है इन एयर। ओके, तो टेक दिस फॉर्मूला आल्सो फॉर एयर बिकॉज द वैल्यू फॉर एयर एंड फ्री स्पेस ऑलमोस्ट सेम। सो फॉर एयर क्लियर है, द वैल्यू ऑफ k is 9 into 10 to the power 9. Okay, remember this value also because this value is used in the numericals. Now here see what is the unit of k in as a unit system. Unit of F is Newton, and the unit of R is meter, that is Newton meter square divided by Coulomb square. Okay, so the unit of k is Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन F for vacuum, okay, will be equals to 9 into 10 to the power 9
Q1 Q2 divided by R square. ओके, एंड आप और करके ये भी लिख सकते हो, और F वैक्यूम इज इक्वल टू 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Okay, so carefully, this formula is true only for SI unit system and vacuum. Okay, here we use a new term epsilon naught. Okay, where epsilon naught, okay, epsilon naught is known as permittivity, of free space or vacuum. Okay, vacuum means where nothing is present which is disturb the arrangement or behavior of the charges. Okay, now एप्सिलॉन नोट है ना, देखिए जिस जैसे आपने पढ़ा होगा लाइट के केसेस में, जब लाइट आपकी ट्रैवल करती है तो एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, तो लाइट आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और डिपेंड करता है उस मीडियम पर। तो इसके डिस्टर्बेंस को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि लाइट के लिए उस मटेरियल में एक अनदर प्रॉपर्टी होती है जो उसे डिस्टर्ब करती है, उसे हम बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी मीडियम आपके इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्टर्ब करता है, तो वो किस तरीके से डिस्टर्ब करता है, उससे जो आपका कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं परमिटिविटी की फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, वो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। नाउ देखिए, वैसे तो कूलम्ब्स लॉ आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे पहले टॉपिक पहली फॉर्म में कंप्लीट हो गया था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट मैं इसकी हेल्प से आपकी जो एक टर्म है, जो टर्म टू टर्म आपको यूज करनी है और कुछ फॉर्मूला है जो आपको यूज करने हैं, इसकी हेल्प से मैं यहीं पर आपको डिफाइन करूंगा, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ से आया। ठीक है, कंसेप्ट टू कंसेप्ट लेकर। अब चलते हैं सेकंड केस में। तो इन केस सेकंड, if the point charges, okay, point charges are placed in any, okay, medium, okay, और वो मीडियम क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, इसलिए हमने इससे पहले लेक्चर में आपको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन बताई थी। अब उस डाइलेक्ट्रिक इन एनी मीडियम हुज परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी इज एप्सिलॉन। देखिए, हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में, इस बुक में जब भी एयर की या फ्री स्पेस की बात होगी, वैक्यूम की बात होगी, उसे हम नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, किसके लिए, मीडियम के लिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे, एप्सिलॉन ओनली। देन देखिए क्या होगा, इस केस में जो आपका फोर्स होगा उसमें इस टर्म की जगह क्या यूज होगी, एप्सिलॉन, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वैल्यू ना यूज करके ये ली। देन एफ क्या, मीडियम विल बी गिवन एज कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप देखिए ये फॉर्मूला किसके लिए है, मीडियम के लिए। अब आप देखिए, जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो जो फोर्स की वैल्यू है, सेम सेपरेशन सेम चार्जेस के लिए, वैक्यूम में कुछ और आई और मीडियम में कुछ और आई। वो कितने रेशो से डिस्टर्ब हुई आपकी वैल्यू, उस रेशो को एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हम डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू मीडियम के बदलने से
आपकी चेंज हुई है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं और डिफाइन करते हैं आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म आपकी और भी आगे चेंज होगी। तो देखते हैं कैसे। बने रहिए माय यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स बाय प्रदीप कुमार, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर एंड लाइक मोर एंड मोर। नाउ देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर हम बता देते हैं, आपको डिफाइन करेंगे, देखते हैं कैसे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी डेफिनेशन सारी की सारी बाद में बताई जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम और मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज डिफाइंड एज K इक्वल्स टू, जैसे आपने पढ़ा था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे पढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपका कैसे थे, जैसे आपने पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 बाय V2, सिमिलरली पढ़ा था ना आपने। ऐसे ही आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करोगे इसकी हेल्प से। तो कैसे, कितने रेशो से चेंज हुआ? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट। देखिए डिफाइन बाद में करूंगा मैं आपके इस टर्म को, अभी रिलेट करते हैं। तो K एप्सिलॉन नॉट, देन दिस फॉर्मूला विल बी F मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। दिस इज कैपिटल K, नॉट स्मॉल k। ओके, तो केयरफुली Q1 Q2 divided by R square. This is the required formula for the magnitude of the electric force in any medium with dielectric constant of that medium K. Okay, so I think आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला, इसमें जो जो टर्म्स आपकी यूज हुई उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आगे सभी यूनिट्स आपके सभी डेरिवेशंस होने हैं। ओके, थैंक यू।